सक्सेना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रविवार को हरिद्वार में आगमन हुआ है। मुख्यमंत्री ने भूपतवाला क्षेत्र में नवनिर्मित नकलंक आश्रम का उद्घाटन किया और भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के चलते पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा ठीक ढंग से नहीं चल पाई। सीएम धामी ने इस बार की ठीक ढंग से चलाने की बात कही है। कहा कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि यात्रा में जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आए वो बिना किसी परेशानी के सकुशल वापस लौट पाए। पत्रकारों द्वारा चारधाम यात्रा के गैर हिंदुओं के प्रवेश के मामले पर मुख्यमंत्री ने बड़े सधे अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड की जनता और साधु संतों के हित में जो भी फैसले लेने की जरूरत होगी वो सभी फैसले लिए जाएंगे। महामारी के कारण इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम और आरामदायक, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समूचे प्रबंध कर रहे हैं। सर, कुछ संतों ने मांग की है कि चारधाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, आपसे मांग की है, क्या कहेंगे फिर ऐसे में? अभी ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं और कहीं भी ऐसा जो भी होगा, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, संत समाज के, धर्म के हित में जो भी निर्णय होगा हम वो निर्णय लेंगे। हमने अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करने की उस पर अपनी प्रारंभिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आज हरिद्वार दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, क्या कुछ खास रहा है इस दौरे के दौरान? बिल्कुल मनराज, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां वो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था उसमें उन्होंने शिरकत की और बाकायदा माथा भी टेका। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में कोविड काल के बाद जिस दौर से गुजरा है पूरा प्रदेश, पूरा सूबा और तमाम जो लोगों की उम्मीदें उत्तराखंड चारधाम यात्रा से रहती है, उनकी आजीविका जुड़ती है, चाहे वो टैक्सी, मैक्सी कैब, डंडी, खच्चर वाले या कंडी वाले या प्रसाद बेचने वाले या धर्मशाला, रेस्टोरेंट वाले या फिर यूँ कहें कि होम स्टे वाले, तो उन तमाम लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि अब इस समय एक सौगात के रूप में GMVN की तमाम बुकिंगें 60% से ज़्यादा हो चुकी है, KMVN की हो चुकी है, यानी टूरिस्ट प्लेस में जितने होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनकी एडवांस बुकिंग चल रही है। इसके अलावा जो हेली सेवाएं हैं उनकी एडवांस बुकिंग चल रही है। 60% से ज़्यादा बुकिंग अभी तक राज्य में हो चुकी है और उम्मीद है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उम्मीद है कि इस बार का जो पर्यटन सीजन है ये काफ़ी बूम करेगा और जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पर्यटक पहुँचेंगे तो आमदनी होगी। जिन लोगों की आजीविका 2 साल से ठप पड़ी हुई थी वो रोजगार चल पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि किस प्रकार से कोविड के काल में बिजली का बिल लोग लगातार वहन कर रहे हैं। रेस्टोरेंट जो किराए पर ले रखे हैं उनका लगातार वो जो उनका किराया है वो उनके मालिक वसूल रहे हैं और जिन मालिकों ने स्वयं संचालित कर रहे थे उन्होंने बैंकों के लोनों की किस्त लगातार वो वहन कर रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है, चाहे वो सिटी बस वाले हैं, बस GMVN के अंडरटेकिंग में जो बसें लगाई गई है उनकी बात कर लें या प्राइवेट बसें की बात कर लें या मैक्सी टैक्सी कैब, कई लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ भी सवाल है। आपसे श्रीनिवास जानना चाहेंगे, जो कि कई यहाँ पर पत्रकार एक सवाल पूछते हुए नजर आए थे, जो चर्चा का विषय उत्तराखंड में इस वक्त बना हुआ है साधु संतों की तरफ से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वर्जित को लेकर चारधाम यात्रा में। तो ऐसे में बहुत सधे हुए अंदाज में मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि जनता जो तय करेगी हम उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे, इसके साथ ही साधु संतों के हित में हम फैसला लेंगे। इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा अब 3 मई से शुरू होने वाली है। हालांकि इसका अर्थ चारधाम यात्रा से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप अल्पसंख्यकों की भी बात करेंगे तो हेमकुंड साइन में अल्पसंख्यक आते हैं, पिरान कलियर में अल्पसंख्यक आते हैं। इसके अलावा चारधाम में अगर हम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें तो वहां पर तमाम जो तीर्थाटन करने के लिए आते हैं। लेकिन तीर्थाटन और आध्यात्म के अलावा उत्तराखंड में जो अब राजस्व प्राप्ति का एक केंद्र बना है पर्यटन विकास परिषद ने
तमाम कार्यक्रम आयोजित कराए हैं, जो कैरवान वैन के जरिए यानी लोग अब पहुंचेंगे और पूरे परिवार के साथ जो 6 सीटर 7 सीटर गाड़ियों के जरिए पहुंचेंगे। जहां आपको मन करेगा वहां आप रुक सकते हैं, उसका आपको राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि साहसिक एडवेंचर जो गेम है, आप स्कीइंग कर सकते हैं, विंटर में वो कर सकते हैं, इसके अलावा आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ग्लाइडिंग कर सकते हैं। ये तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है जो चारधाम यात्रा मार्गों पर तैयार की गई है, चाहे आप हरिद्वार, ऋषिकेश, आप शिवपुरी से शुरू कर देते हैं, कोडियाला से शुरू कर देते हैं, या नैनीताल में राफ्टिंग कर देते हैं, या नैनीताल झील में बोट चला लेते हैं, टिहरी डैम में जा लेते हैं, या मसूरी पहाड़ों की रानी पहुंचते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो आजीविका का साधन जुटाती है। ऐसे में जो भी पर्यटक आएगा उसका आतिथ्य सत्कार किया जाएगा और इसी पर जोर तमाम उत्तराखंड वासी भी देना चाहता है, सरकारें भी देनी चाहती है। बने रहिए श्रीनिवास, आगे भी आपसे अगली खबर पर अपडेट लेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद सरकार लगातार धामी सरकार को घेरने के मौका कांग्रेस दरअसल यहां पर नहीं छोड़ रही है। सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्तियों का मामला उजागर होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जिसके तहत विपक्ष सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार से आर पार की लड़ाई में मूड में भी नजर आ रहा है। कांग्रेस 11 मई को आपको बता दें कि सचिवालय के बाहर धरना देगी। उत्तराखंड कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में 11 मई को देहरादून स्थित सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि साफ तौर पर जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा तो करती है। कांग्रेस नेता लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ दावे हैं, सहकारिता मंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक धामी सरकार ने नहीं की है। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून के सचिवालय में जाकर घेराव भी करेंगे। अब जो तथ्य सहकारिता में फर्जीवाड़े को लेकर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही हतप्रभ करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं कि आपने जिनके साथ पक्षपात करना था, अन्याय करना था, इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके लोग जो है इम्तिहान में बैठते हैं, अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में आपने 10 में से 10, 10 में से 9 ऐसे नंबर दे दिए, तो बंदर बांट करिए आपने नंबरों की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले 5 साल भी सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, विभागीय सचिव मीनाक्षी सुंदरम, इस बार फिर वही रिपीट हो गए नई सरकार में। तो ऐसे में उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उनकी जवाबदेही नहीं बनती क्या? अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर आप आई वॉश के तौर पर दिखाने को कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई क्या उन बच्चों के साथ न्याय कर पाएगी जो टॉपर्स रहे हैं इम्तिहान के दौरान और वंचित रह गए नौकरियों से? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रकरण बनता चला जा रहा है। और सहकारिता विभाग में हुए फर्जी नियुक्तियों के मामले को लेकर कांग्रेस 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव करेगी। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस धामी सरकार पर बेवजह का आरोप लगा रही है, जबकि सहकारिता विभाग में हुए घोटाले को सरकार ने ही सबसे पहले पकड़ने का काम किया है और सरकार के जरिए ही सहकारिता विभाग में हुई फर्जी नियुक्तियों पर लगातार जांच चल रही है, साथ ही उचित कार्रवाई भी की जानी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को उपवास करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का काम अब जनता ने केवल उपवास करने के लिए कांग्रेस को छोड़ा है। कांग्रेस बताए कि इस घोटाले को उजागर किसने किया, ये घोटाला पकड़ा किसने? हमारी सरकार ने पकड़ा ना। कांग्रेस कोरोना काल के घोटाले को लेकर रो रही थी, लेकिन अब उस पर जिक्र नहीं करती कांग्रेस, क्योंकि उस घोटाले के आरोपी आज जेल में हैं। पिछले महीने भी हाई कोर्ट में उनकी बेल लगी थी, लेकिन हमारे सरकारी वकील ने, हमारी सरकार ने पुरजोर विरोध किया और उनकी जमानत तक हमने होने नहीं दी। 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ आज तक कोरोना के घोटाले के आरोपियों का। इसी प्रकार ये घोटाला भी जो सहकारिता का है, ये भी इसकी जांच चल रही है। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, और कोई कितना भी बड़ा आरोपी हो उसे हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तो कांग्रेस जो है बेवजह का राग ना आलापे। इस प्रदेश की जनता उनके इन झूठे रागों पर और झूठे आवंडर पर तंग आ चुकी है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। हाँ, और इस खबर पर हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत एक बार फिर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, सहकारिता विभाग में हुए घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर, लगता है कि आर पार की लड़ाई के मूड में 11 अप्रैल को धरना भी, क्या तैयारियां?
बिल्कुल मनुराज, देखिए उत्तराखंड का घोटालों से बड़ा गहरा नाता रहा है। जब पहली निर्वाचित सरकार 2002 में आती है, 2007 तक चलती है, उस दौरान 56 घोटालों का जिक्र होता है, लाल बत्तियों को रेवड़ी की तरह बांटने का जिक्र होता है और भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना करके 2007 में सत्ता में काबिज हो जाती है। 2007 और 2012 के बीच में जो सरकार आती है उसमें भी घोटाले होते हैं। 2012 से 2017 के बीच में जो सरकार आती है उसमें भी घोटाले होते हैं। 2017 से 2022 तक की जब सरकार आती है उसमें भी घोटाले होते हैं। NH-74 उसमें भी सामने आता है। अब 2022 के बाद की सरकार चल रही है और 22 के बाद की सरकार से एटलीस्ट इतनी उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली सरकार वाकई में भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाले करने वाले इन तमाम अधिकारियों को, तमाम सफेद पोशों को सलाखों के पीछे भेजे। लेकिन अफसोस, इन 22 सालों में उत्तराखंड ने केवल घोटालों की राजनीति देखी है, घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे जाते हुए नहीं देखा है। बड़ी मछली आज तक नहीं पकड़ में आई है, छोटे जो बड़ा मगरमच्छ है वो पकड़ में नहीं आया है, छोटी मछली हिरासत में लिया जाता है। नया मामला है सहकारिता का। सहकारिता में ये जिस तरीके से इंटरव्यू हुआ उसमें अपने चहेतों को 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर देकर के उनकी रैंकिंग ऊपर आ गई। यानी जो मेरिट होल्डर थे, जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे थे, वो 4 और 5 नंबर पर सिमट कर रह गए। लेकिन जिनके जानने वाले थे, जिनके राजनीतिक आका कहेंगे या प्रशासनिक, अगर बीजेपी कह रही है कि इस घोटाले को उजागर करने वाले हम ही थे, तो बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। बात यहां से शुरू होती है कि आपने कार्रवाई क्या की। सवाल इस बात का नहीं है कि घोटाला हमने पकड़ा, हमारी सरकार ने पकड़ा, अधिकारियों पर गाज गिराई। घोटाला होने ही क्यों दिया गया? क्या प्रचंड बहुमत की सरकार को इसलिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रशासनिक अधिकारी सफेद पोस्ट के नीचे, नाक के नीचे लगातार घोटाले करते रहे? उनको अगर घोटाले करने की आदत है तो क्या सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी? जबकि विभागीय मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, विभागीय सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनके नाक के नीचे अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके का रवैया अख्तियार करते हैं और पूरी सरकार की छवि को धूमिल करते हैं तो ऐसे में सरकार पर ही सवाल उठता है। सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मीनाक्षी सुंदरम का नाम भी यहां पर कांग्रेस गिनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर वो कैबिनेट में शामिल हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस लगातार हमलावर बीजेपी पर। अब देखना होगा कि इस सवाल के जवाब में बीजेपी का क्या जवाब आता है। श्रीनिवास बने रहिए। दरअसल हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अगली बार जब यहाँ पर आएंगे तो एक बड़ी खबर के साथ अपडेट देंगे श्रीनिवास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी, रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि के नवमी के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर विधि विधान से पूजा अर्चना की, कन्या पूजन भी किया। साथ ही सीएम ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवंतु सुखना की भावना से 9 दुर्गे की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन भी कराया। सीएम धामी ने नवरात्र के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं।
गर्मियों का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में वानिकी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही आग लगने की काफी शिकायतें वन विभाग में मिल रही हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने बढ़ती वन में घटना जो आग लग रही उन घटनाओं पर सरकार पर निशाना साधा, साथ ही सरकार को कटघरे में लेते हुए कैबिनेट मंत्री पर सीधे निशाना साधा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और आग रोकने के लिए सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि धामी सरकार ने जो सहसपुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया था उसके कूड़े में लगातार आग लगकर जहरीला धुआं भी निकल रहा है। आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। बीजेपी सरकार ने पूर्व में हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव कर आग बुझाने की बड़ी बड़ी बातें तो कही थी, बावजूद इसके आलम यह है कि सरकार के पास हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने के लिए कोई साधन तक मौजूद नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के उस बयान पर भी चुटकी लेते हुए कहा जिसमें धन सिंह रावत ने कहा था कि उनके पास ऐसा ऐप है जिससे जब चाहे बारिश कराकर वानिकी रोक सकते हैं। कांग्रेस नेता गरिमा दसौली ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि वानिकी की बढ़ती घटनाओं के बीच धन सिंह रावत की ओर से ऐप से बारिश क्यों नहीं कराई जा रही। बड़ी व्यापक जांच का स्तर सवाल हो सकता है, गंभीर सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि कोरोना काल में वनाग्नि उतनी ज्यादा नहीं फैली जितनी इस बार या पिछले 22 सालों से हम देख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये फंड आखिर जा कहां रहा है, क्योंकि आए दिन इक्विपमेंट का रोना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोता है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो आग लगी और जिससे आज पूरे इलाके की हवा प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हवा फैल चुकी है। आप लोगों ने पिछली सरकार में दावा किया था, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार ने, कि हम हेलीकॉप्टर से पानी बरसाकर आग को बुझाएंगे वनाग्नि के समय पर। वो हेलीकॉप्टर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड तो एक सीमित जगह पर है, उसमें ही आप कम से कम पहले दिन जिस दिन आग लगी थी अगर हेलीकॉप्टर से बरसा करके उसको बुझाते तो शायद आज स्थिति इतनी विकट नहीं होती। ऐसे में मैं धन सिंह रावत जी से भी निवेदन करना चाहूंगी, अपनी ऐप से ही बरसात करवा दीजिए। तो जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है, मौका कांग्रेस को बैठे बैठाए यहां पर मिल गया है बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का। श्रीनिवास पंत हमारे संवाददाता एक बार फिर इस खबर पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या तैयारियां हैं सरकार की? गर्मी का सीजन हर बार आता है और आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। बिल्कुल मनुराज, देखिए उत्तराखंड की ये बदनीयती है कि उत्तराखंड में हमेशा से ही आपदा प्रबंधन की बात हमेशा तब उठती है जब आपदा आ जाती है। वनाग्नि की बातें तब उठती है जब वनों में आग लग जाती है। उससे पहले दावे बहुत किए जाते हैं, पिछले 22 साल से दावे ही हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि कई जंगलों को नुकसान होता है, वन संपदा को नुकसान होता है, जीव जंतुओं को नुकसान होता है और केवल जो जड़ी बूटियां हैं उसी को नुकसान नहीं होता है, बल्कि जब जंगल सूख जाते हैं तो पूरा उसका जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, यानी पहाड़ों में भी गर्मी का एहसास होने लगता है, उससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और ग्लेशियर टूटने लग जाते हैं। इसका अंदाजा यह है कि पूरा जलवायु परिवर्तन हो जाता है और वनों को आग लगने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। हालांकि राज्य सरकार हर वक्त वनों को आग से बचाने का दावा करती है, हेलीकॉप्टरों से पानी का छिड़काव करने का दावा किया जाता है, लेकिन एक ताजा मामला सेलाकुई का है, सहसपुर का है। सहसपुर क्षेत्र में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है जहां पर राजधानी देहरादून का समुचित कूड़ा उठान करते हुए वहां डाला जाता है नगर निगम की ओर से, उसमें कई दिनों से आग लगी हुई है, लेकिन आग लगने के बाद अभी तक उस आग पर काबू नहीं पाया गया है। यानी वो कई जो टन कूड़ा है उसमें आग लगने के बाद जहरीली धुआं निकल रहा है, जहरीली हवा वहां से निकल रही है और आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास कोई ठोस इंतजामात नहीं है। जबकि हेलीकॉप्टर का दावा सरकार ने किया था पिछली टेन्योर में, पिछले साल की अगर हम बात करें तो क्या उन हेलीकॉप्टरों के जरिए अब पानी की बौछार उस ट्रेंचिंग ग्राउंड में नहीं की जा सकती थी? इसी बात को लेकर के आज कांग्रेस के नेताओं ने, आखिरकार सरकार इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है? देखिए सवाल सबसे बड़ा यही है, बोलना अलग चीज है, ग्राउंड पर उतारना सबसे बड़ी बात है। और जिस सरकार में ये चीजें धरातल पर दिखेगी तो जाहिर सी बात है जनता उसका सम्मान करेगी, उसको सिरोधार्य करेगी। अब मुख्यमंत्री ने जरूर ये चीज कही है आपदा प्रबंधन विभाग को भी और बाकायदा वन विभाग को भी कि जिस भी अधिकारी के क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं होंगी या उस पर लापरवाही या हीला हवाली होगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सवाल केवल जिम्मेदारी तय करने का नहीं है, सवाल है डायरेक्शन देने का, डायरेक्शन
इंस्ट्रक्शन देने के साथ ग्राउंड पर फॉलोअप लेने का कि कितने दिन में क्या काम हुआ और उससे लोगों को कितनी निजात मिली। बिल्कुल, और यहाँ पर श्रीनिवास देख भी रहा है कि यहाँ लापरवाही हो रही है, किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो कब तक वहां के आसपास के लोग धुएं का गुबार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार नई सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। यूकेडी ने रविवार को राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय धरना दिया है। ये तस्वीरें आपको धरने की दिखा रहे हैं। पंकज पांडे को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इनको मैनेज करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं वो, और वो अधिकारी जो कांग्रेस के टाइम में आपने देखा, कांग्रेस के टाइम में घोटाला हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निलंबित किया और फिर 1 महीने में बहाल कर दिया। बहाल करने के पीछे उनका सीधा भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लिया है, साफ साफ उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है। दूसरी बात, अब ये ऐसे अधिकारियों को उत्तराखंड में रहने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल युवाओं को लामबंद करेगा। हमने पूर्व में भी कई अधिकारियों के मुंह काले किए हैं, अब आईएएस का मुंह काला उत्तराखंड क्रांति दल करेगा और उसको चिन्हित करेगा। बाकायदा उसके पूरे सबूत जनता के बीच में बताए जाएंगे, पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ बताया जाएगा कि ये इसका अपराधी है, उत्तराखंड का अपराधी है, उसका मुंह काला हम आईएएस का करेंगे। और सीधी बात चेतावनी सरकार को हम ये देते हैं कि इस प्रकार से मुंह काला करने से जो अशांति फैलेगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। उत्तराखंड क्रांति दल का कोई लेना देना नहीं होगा। हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, जेल में हम पहले भी जाए हैं, कई मुकदमे हमारे ऊपर हैं, हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तराखंड का अहित बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री में छापेमारी कर बिजली चोरी को पकड़ा है। कुलवंत नगर गांव के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ये छापेमारी हुई है। फैक्ट्री मालिक बिजली चोरी कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था। गदरपुर क्षेत्र के एसडीओ का कहना है कि फैक्ट्री मालिक पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। काशीपुर में चैत्र महीने में लगने वाले प्रसिद्ध चैती मेले के दौरान मां बाला सुंदरी का डोला नगर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए चैती मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। श्रद्धालु ने मां बाला सुंदरी के दर्शन किए और डोले की पूजा अर्चना भी की। नगर मंदिर से चैती मेले के लिए प्रस्थान करके आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता जी के कपाट में रखकर और माता जी की पूजा आरती के उपरांत भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। मैं माता के दर्शन करने आई हूँ। 2-3 साल से दर्शन नहीं हो रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब आई हूँ मैं, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ सारा।